हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई फेस। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे दोस्त, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसा कुछ जानकारी लेकर आया हूं जो जान के आपको बहुत अच्छा लगेगा और जिंदगी के लिए भी या फिर एग्जाम प्रिपरेशन में भी ये नॉलेज आपको बहुत हेल्प करेगा। माय फ्रेंड, फर्स्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं इस पर्टिकुलर व्यक्ति से जिनका नाम है डैनियल कुनमैन। एज यू कैन सी, this person is the writer of this book thinking fast and slow। तो सबसे पहले जो काम करिएगा दोस्तों, इस छोटा सा वीडियो को खत्म करने के बाद गूगल में जाके जरूर ये नाम सर्च करिएगा, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कनमैन। सबसे पहले तो मेरे दोस्त ये इंपॉर्टेंट है कि जानना ये व्यक्ति कौन है और क्यों ही हम इसके बारे में ये जानना पसंद करेंगे। पहले तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों, अगर इस व्यक्ति को जानना है तो ये भी जान लीजिए कि ये नोबेल प्राइज विनर भी है। जी हां, 2002 साल में इस व्यक्ति को ही इकोनॉमिक्स में नोबेल मिला था। नोबेल प्राइज जो आप देख सकते हो यहां पे एक भालू को मेडिसिन का नोबेल दे दिया जा रहा है। दिस इज ए इमेज जनरेटेड बाय चैट जीपीटी डाली। सो माय फ्रेंड, ये व्यक्ति को इकोनॉमिक्स में नोबेल मिला था, बट इंटरेस्टिंग बात ये है ये आखिर में एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। अब ये बात तो इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिस्ट को इकोनॉमिक्स में नोबेल कैसे मिला? मेरे दोस्त, उनके रिसर्च ही कुछ ऐसा था कि क्या कहूं मैं आपको। और उनका रिसर्च का जो फाइंडिंग्स है वही टॉपिक है आज का वीडियो का, जो कि आपको, मुझे, हर किसी को लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प दिला सकते हैं। और इसके ही माध्यम से आज हम देखेंगे आपका जो एग्जाम है, चाहे सीएसआई नेट हो या गेट हो, उसमें गलतियां कैसे हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं हमारे मिस्टेक्स को। डैनियल कनमैन जी 40 साल का रिसर्च के बाद यह किताब लिखी है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। और इन किताब के अंदर उन्होंने 2 सिस्टम के बारे में कहा। आखिर में जो हमारे ब्रेन या हमारे दिमाग के अंदर सोचने का काबिलियत है या कैपेसिटी है उसके ऊपर है, यानी आप, मैं और लोग सोचते कैसे हैं, इसको कहते हैं बिहेवियर, है ना। तो बिहेवियरल साइकोलॉजी के ऊपर स्टडी करके उन्होंने ये किताब लिखा, अल्टीमेटली 40 इयर्स ऑफ रिसर्च, और जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज मिला। अब उन्होंने क्या ढूंढा मेरे दोस्त, वो कुछ ही मिनट में आपको भी पता लगेगा। मेरे दोस्त, आप देख सकते हो 2 पिक्चर बिल्कुल सेम जैसा है। अगर वजन करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऑप्शन ए चुनूं या ऑप्शन बी चुनूं। और कब आप ऑप्शन ए चुनने वाले हो, कब ऑप्शन बी चुनने वाले हो, ये आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे सर? देखिए, डैनियल कनमैन जी कहते हैं कि ये सिस्टम 1 है और ये सिस्टम 2 है। मानिए आपके ब्रेन के अंदर ये 2 सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं एक ही साथ। 95% केसेस में, और कुछ कुछ लोगों के लिए तो 100% केसेस में, हम सिर्फ इस दिमाग का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सिस्टम 1, यानी इंट्यूशन या इंस्टिंक्ट। क्योंकि ये बहुत आसान है, कोई भी चीज देखकर एक बात कह देना, एक कंक्लूजन बोल देना बिना सोचे समझे, ये बहुत आसान है। आप सोसाइटी में हर तरफ देखते हो, क्योंकि हमारे दिमाग का सेटअप ही ऐसा है। 95% जो है हम चीजें अनकॉन्शियसली करते हैं। फास्ट करने के नौबत में होता है हमेशा कि जल्दी बोलना है, कुछ ना कुछ बोलो। दूसरी बात, ये ऑटो पायलट मूड में रहता है हमेशा, मतलब हमेशा एकदम प्रस्तुत हो, तैयार हो कुछ बोल देने के लिए, बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन और इंस्टिंक्ट। और दूसरा 5% जो दिमाग के अंदर केसेस होता है जहां पे हम लोग रैशनल थिंकिंग यूज करते हैं, यानी जहां पे एफर्ट लगता है, जहां पे आपको थोड़ा स्लोली, मतलब धीरे धीरे सोचना होगा, थोड़ा लॉजिकल सोचना होगा। जो डिसीजन लेने के लिए, चाहे कोई भी जिंदगी का डिसीजन हो, या सवाल के अंदर ऑप्शन ए चुनूं या बी चुनूं या सी या डी चुनूं, है ना, उसके अंदर भी आपको हेल्प करता है ये वाले रैशनल थिंकिंग वाला दिमाग। बट इट इज वेरी हार्ड टू थिंक इन दिस वे, क्योंकि हमारे ब्रेन का नेचर ही ये कह रहा है, ये बिहेवियर है मेरे दोस्तों। साइकोलॉजी का जो बिहेवियर है, ह्यूमन ब्रेन का जो नेचर है, वो ही कुछ ऐसा ही है।
तो ये 5% रैशनल थिंकिंग है और 95%, और सारे बात जो मैं कह रहा हूं मेरे दोस्तों, 1-2 साल नहीं 40 साल का रिसर्च के बाद फाइंड किया गया है। और सब समझ सकते हो अगर नोबेल प्राइज दिया गया है तो कितना बेहतरीन फाइंडिंग्स है। तो ये आपको समझ में आ गया कि हमारे ब्रेन के अंदर ये 2 सिस्टम है। हर चीज जब हमारे आंखों के सामने आते हैं या फिर सिस्टम 1 या सिस्टम यूज 2 को इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और उसके बाद एक रिजल्ट या कंक्लूजन में जाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब खेल देखिए, खेल बहुत गहरा है। खेल समझने के लिए पहले इस 2 सिस्टम को समझते हैं। तो आप देख सकते हो ये किताब की भाषा है। सिस्टम 1 ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली एंड क्विकली, है ना, with little or no effort and no sense of voluntary control. You don't have control over this brain. We just act, react to the situation. My friend, system 2 allocates attention to effortful mental activities that demand it, including complex computations. The operation of system 2 are often associated with the subjective experiences of agency, choice and concentration. So it takes a lot of effort. You can understand system 2 के माध्यम से ही एग्जाम का सवाल ज्यादा करना चाहिए हम लोग को, है ना। समझ में आ रहा है आपको? धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। तो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 ज्यादातर केसेस में हम लोग आलसी हो जाते हैं, तो सिस्टम 1 से ही सारी चीज जिंदगी का करने की कोशिश करते हैं। कंप्लेक्स या क्रिटिकल थिंकिंग में जाने के लिए जो एफर्ट चाहिए वो हम नहीं लगाते हैं। तो मैं ऑब्वियसली रेजोल्यूशन बताऊंगा, इसका साइंटिफिक मेथड क्या है, ताकि आप सिस्टम 2 को ज्यादा इस्तेमाल कर पाओगे और सिस्टम 1 को कम इस्तेमाल कर पाओगे। तो पहले यह समझ लेते हैं कि इसमें क्या खास बात है सर। इसमें खास बात यह है मेरे दोस्त, इससे निकाल के आते हैं प्रॉस्पेक्ट थ्योरी। आप जो दे सकते हो, ये फॉर्मुलेटेड किया गया था 1979 पे, एंड ही वाज नॉट द वन पर्सन। डैनियल केनमैन उसके साथ एमोस ट्रिवर्सकी, उनके ही दोस्त, इन दोनों ने मिलकर ही ये रिसर्च किया था। खैर 2002 में एमोस ट्रिवर्सकी जिंदा नहीं थे, नहीं तो ये नोबेल प्राइज दोनों को ही मिलता, है ना। दोनों ही दोस्त थे, दोनों ही कोलैबोरेटर थे, दोनों ही एक दूसरे का सपोर्ट में थे। मेरे दोस्त, उन लोगों ने मिलकर एक प्रॉस्पेक्ट थियरी बनाया जो फाइनेंशियल मार्केट्स को या दुनिया की इकोनॉमिक्स को हिला के रख दिया। जो इतने इन्वेस्टर्स होते थे, आपको इन्वेस्टिंग के बारे में पता है कि स्टार्टअप को किसी ने इतना इन्वेस्ट कर दिया, इसने इतना पैसा इन्वेस्ट किया। जो इन्वेस्टर का साइकोलॉजी है उसको एक अलग सा दिशा दिखाया इस थियरी ने। क्या कहा? बेस्ड ऑन सिस्टम 1 सिस्टम 2 ऑफ आवर ब्रेन। मेरे दोस्त, आसान भाषा में अगर मैं आपको एक स्थिति देता हूं, मानो मैंने आपको कहा यार देख, तुझे मैं 10 रुपए देता हूं, कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझे 10 रुपए देता हूं, है ना। और दूसरा कंडीशन मैं आपको दे रहा हूं कि तुझे मैं 20 रुपए दे रहा हूं, तू मुझे 10 रुपए लौटा दे। बात तो सेम है ना, बराबर है ना। आपको मैं पहले क्या कहा, यार तुझे मैं 10 रुपए देता हूं, ये सिचुएशन ए है। और दूसरा सिचुएशन में कहा मैं तुझे 20 रुपए देता हूं, तू मुझे 10 रुपए दे। अब देखो, पहला सिचुएशन सुनने में जितना मजा आ रहा है, यार तू मुझे 10 रुपए ऐसे ही दे रहे, अरे बहुत मजे की बात है। और सेकेंड वाला केस जहां पे मैं आपको कह रहा हूं यार 20 रुपए दे रहा हूं, तू 10 रुपए लौटा, उसमें आपको उतना आनंद नहीं मिला। इससे स्टडी करके देखा गया है कि जो हमारी सिस्टम 1 वाला ब्रेन है यार, वो बहुत कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं जिंदगी में, है ना। तो विनिंग $10 इज मच मच इंपॉर्टेंट। हे आई कूल, दिस इज वेरी कूल, बट दिस इज वेरी क्रूएल लूजिंग $10। मतलब अगर जब आप लॉस करने वाले हो $10 का, यानी 20 रुपए देने के बाद 10 रुपए लौटाना पड़ेगा, तब तकलीफ आ जाता है, यार मन नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा ये प्रॉस्पेक्ट थ्योरी में कि कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करते हैं लॉस के बारे में सोचते ही नहीं है। वहां पे एक प्रॉस्पेक्ट है, उसका एक पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में सोचते ही नहीं है। हर कोई क्या सोच रहा है? प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है। और यहां पे ही सिस्टम 1 का इस्तेमाल हो रहा है, सिस्टम 2 को छोड़कर। ऑब्वियसली इसके ऊपर मैथमेटिकल थियरी है, प्रोबेबिलिटी थियरी है, सारी चीज डिटेल में स्टडी किया गया है। अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हो, किताब खरीद के पढ़िए, मैं तो बस आपको नोशंस बता रहा हूं। मेरे दोस्तों, प्रॉस्पेक्ट थियरी ये है कि आप हमेशा 10 जीतना पसंद करोगे, 10 लॉस करके 10 जीतना, ये आपके दिमाग सह नहीं पाते हैं। सिमिलरली गोज विद द क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन में जाते हो, मानो पार्ट सी में क्वेश्चन लगा रहे हो मेरे दोस्त, आप ऑप्शन ए
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यानी ये आसान चॉइस था। देखो यार, विनिंग $10 आसान चॉइस था। 20 रुपए आपको मैं दे रहा हूं, उससे 10 लौटाना थोड़ा पेन वाला बात थे। ये पेन वाला बात हम उठाना नहीं चाहते हैं मेरे दोस्त। तो मैं क्या कह रहा हूं, ए बी सी डी में मानो कोई ऑप्शन आपको सिक्योर लग रहा है कि ए तो होना ही चाहिए बॉस, अब एक बी है उसमें चांसेस, आपको इंट्यूशन नहीं मिल रहा है यार, ये लग तो नहीं रहा है, देन यू नीड एक्स्ट्रा एफर्ट, क्योंकि आपका नेचर में ही सिस्टम 2 इंस्टॉल्ड नहीं है मेरे दोस्त कि वो ज्यादा आप यूज करो। आपके सिस्टम ही है कि बार बार सिस्टम 1 को बुलाएगा, यार तू इंट्यूटिवली कर और जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में जा। यहां पे आपको पेशेंस काम पे लगता है, यहां पे आपको सोचना होता है, लेट्स गिव अ सेकंड थॉट टू दिस क्वेश्चन, व्हाई आई एम इन हरी। और ये गलतियों के कारण पे ही आपका एग्जाम थोड़े कारण वजह से मिस हो जाता है मेरे दोस्त, है ना। तो मैं कंक्लूजन लेकर आया हूं मेरे दोस्त, बहुत ही, ये देखिए आपका नेचर जंपिंग टू कंक्लूजन, मतलब जब भी देखा एक चीज कंक्लूड कर देना यार, ब्लैक एंड व्हाइट थॉट्स, है ना, लीनियर थॉट्स, ये चीज तो ऐसा लग रहा है मुझे, ये कंक्लूड कर दिया मैंने जल्दी से, क्योंकि वो आसान काम है, ऐसा नहीं करना है। जब भी आप डिसीजन लेते हो या कोई भी सवाल लगाते हो, आपको कॉम्प्लेक्स थिंकिंग सिस्टम 2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब मल्टी लेयर्ड थिंकिंग। मेरे दोस्त आप देख सकते हो, दिस इज मल्टी लेयर्ड थिंकिंग। कोई भी यूट्यूब का चैनल में, कोई भी यूट्यूब का वीडियोस में जब हम हमारे टीचर्स को देखते हो कि आईएफएस के टीचर्स सारे यूट्यूब में आके जब पीवाईक्यू सॉल्व करवाते हैं, आपने देखा होगा सर ने कहा कि चलो ए ऑप्शंस तो ये है, ए ऑप्शंस के बारे में आपको पता है, इसका ये काम है ना, बी ऑप्शन ये है, इसका ये काम है, सी ऑप्शन का ये काम है यार, और डी ऑप्शन का ये काम है, मतलब ये मेमोरी में आपके स्टोर्ड है, या आपने देख लिया। आप अब रिलेटिव क्या करते हो, एक लेयर थिंकिंग करते हो, अच्छा बी और डी तो लग रहा है, लेकिन बी इस क्षेत्र में ये करता है और डी इस क्षेत्र में ये नहीं करता है, तो आप लेयर पे सोच रहे हो। बेनिफिट्स ऑफ डाउट जो है, आप हमेशा क्या सोच रहे हो कि आप डाउट करिए, डाउट इज अ वेरी गुड थिंग, आप सोचिए, लेयर थिंकिंग सोचिए, आप लीनियरली सोचोगे, आप सिस्टम 1 का इस्तेमाल करोगे, इंट्यूशन का इस्तेमाल करोगे, हमेशा रिजल्ट में कुछ मार्क्स कम हो जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये आपका और मेरा नेचर है, नेचर के ऑपोजिट में जाना है। अगर इस एग्जाम या कोई भी डिसीजन को बेहतरीन ढंग से लेना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट दिखाना है ना, ये मैं नहीं, डैनियल कैनमैन की भाषा है मेरे दोस्त। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा टैक्सोनॉमी है, यू कैन सी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो दिस इज द वे टू गेट द सोल्यूशन। आप अगर कहोगे सर ये तो समझ में आ गया, ये हमारा नेचर है और ज्यादातर क्षेत्र में हम गलतियां इसलिए करते हैं, बाद में मैं सिली मिस्टेक कह देता हूं सर, वो अलग बात है, लेकिन उस गलती को सुधारे कैसे, हम लोग तो कहते रहते हैं प्रैक्टिस करिए, सोचिए, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग करिए, तो उसका एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है जो कि बहुत ही हेल्पफुल है और मजादार है मेरे दोस्त। ब्लूम्स ने कहा था, पहली सी बात देखिए, पहला स्टेज तो है रिमेंबर, आपको कोई चीज पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, हाँ ठीक है, उसके बाद समझना पड़ेगा, है ना। तो पहले आपने पूरा नोट्स जो है अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद सवालों में या पीवाईक्यू में आपने अप्लाई कर लिया। ये जिंदगी में हर क्षेत्र में काम पे लगता है, मैं आपके लेवल पे आपको समझा रहा हूं, क्योंकि आप लोग अभी इस स्थिति में हो कि आप एग्जाम के प्रिपरेशन ले रहे हो, है ना। तो पहले आपने नोट्स पढ़ लिया, उसको समझ लिया, उसके बाद पीवाईक्यू या क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब यहां पे ही ज्यादातर बच्चे रुक जाते हैं, इसीलिए रैंकिंग भी ज्यादातर बच्चे का नीचे आते हैं मेरे दोस्त। जो टॉप रैंकर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड बच्चे होते हैं, वो इस स्टेयर केसेस में और भी ऊपर जा सकता है। कैसे? पीवाईक्यू में अप्लाई तो कर लिया सर, लेकिन फिलोसोफर कौन बनेगा, यानी एनालाइज कौन करेगा। पीवाईक्यू में अप्लाई कर दिया, क्वेश्चन भी हो गया, हमेशा जल्दी में होता है ना। मैंने क्या कहा, सिस्टम 1, सिस्टम 2 में तो ताकत लगता है, मेहनत लगता है, कौन करेगा, टॉप 5% ऑफ पीपल, 95% विल ऑलवेज से टाटा, है ना। मेहनती बनो, तो एनालाइज करो यार, अच्छा ऑप्शन 1 ऑप्शन बी, अच्छा ऐसा इस टॉपिक को ऐसा दिया जाए तो क्या हो सकता है, क्वेश्चन पूछिए, है ना, इवैल्यूएट करिए, आपका थॉट प्रोसेस को इवैल्यूएट करिए कि हाँ जो मैंने सोचा वो कितना सही है। कभी कभार हम एक सोच के एक लॉजिक खड़ा करके आंसर तो कर लेते हैं, हो सकता है, नहीं होता ही है, 100% केसेस में नहीं होगा, तो फिर भी ज्यादातर केसेस में देखा जाते हैं कि जो हम सोच रहे हैं बाद में जाके वो जो थॉट प्रोसेस है हम देखते हैं उतना फाइनल नहीं था, उसको और बेहतर बना सकते हैं, वो पार्शियली ट्रूथ था, इट वाज नॉट एक्चुअल ट्रूथ।
राइट? तो इवैल्यूएट करिए आपके थॉट प्रोसेस को, वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज वो गलत सोच के साथ आप एग्जाम में जाओगे तो हमेशा रैंक थोड़ा नीचे ही आएगा। एंड फाइनली यू क्रिएट, same goes with your businesses, same goes with your art, same goes with your cinema, whatever you are making, my friend. First you need to learn the skills, you want to understand the skill, you have to apply the skills, then you need to analyze the process, you need to learn from your mistakes. When you are going to apply, it has 2 points, either your mistakes and you are doing it correctly. When you are making mistakes, then obviously it's a good opportunity to learn, but when you are making things correct, also then there is a mistake, that your thinking process may be wrong, but you are getting to the correct answer. So please analyze it and evaluate it also, that whether it's actually correct or not, and then finally apply to create something else which will surely work in this market, my friend. So this is a beautiful knowledge. I believe you have enjoyed this lecture. Thank you so much from IFS. Let's meet again in such a video. If you have liked this video, please let me know in the comment box अगर ये इंफॉर्मेटिव रहा तो, और जरूर जाके डैनियल कनमैन के जी के बारे में पढ़िएगा, है ना? थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।